विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी में हम हैं, जेनेटिक्स हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम किसमें हैं? सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या था? इंट्रोडक्शन सेल का, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि ये किससे मिलके बना होता है। केमिकल कंपोजिशन पढ़े हमने, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी, जो साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स किसमें प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है। इनके बारे में पढ़ा, जो कि एनिमल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम को हमने डिस्क्राइब किया था अच्छे से कि प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आज हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? सेक्शन बी, यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या दे रखा है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी बड़ा टॉपिक है न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी से सारा क्या हो रहा है? सेल्स का कंट्रोल हो रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं? कंट्रोलिंग सेंटर। क्या बोल रहे हैं? कंट्रोलिंग सेंटर, जो सेल को, पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करके जाता है, ठीक है। डायरेक्टर कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट कर रहा है सेल को कि हाँ प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट है। हेरिडिटरी रोल हो रहा है इसका। वेरिएबिलिटी किसकी वजह से आ रही है? न्यूक्लियस की वजह से आ रही है, जो क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड क्या है? सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए बना के जा रहा है, राइबोसोमल आरएनए बना के जा रहा है, और क्रोमेटिन मटेरियल्स, जिसके अंदर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शंस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ने डिस्कवरी की थी, मतलब कि न्यूक्लियस को खोजा था। न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ रहता है सेल के अंदर? सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहे। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है कि मोस्टली वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या हो रहा है? प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है। और वैक्यूल्स, बड़े बड़े बहुत बिग साइज के वैक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस क्या कहाँ चला जाता है? पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, मतलब कि साइड में चला जाता है, सेंटर में नहीं रहता है, सेल की सरफेस के पास चला जाता है। तो प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस का लोकेशन कहाँ है? पेरिफेरी के ऊपर है, ठीक है। और एनिमल्स के कहाँ है? एनिमल्स के सेंटर के पास में है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि न्यूक्लियस की लोकेशन क्या होती है, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है। उसकी शेप डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? कि जो सेल की साइज है उसी पे डिपेंड करेगी किसकी? न्यूक्लियस की शेप डिपेंड करेगी। किसी में रोड शेप है, किसी में इरेगुलर है, किसी में क्या है? रोड शेप है, किसी में सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। इस तरह से क्या है? न्यूक्लियस की शेप भी डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर? सेल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। किसने इसको डिस्कवर किया? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। न्यूक्लियस को क्या हो गया है? डायरेक्टर ऑफ द सेल, जो कि डायरेक्ट करके जा रहा है, सेल के सारे फंक्शंस को डायरेक्ट करके जा रहा है।
कंट्रोल करके जा रहा है सेल्स को। किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है सेल? न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल हो रही है। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि कंट्रोलर ऑफ द सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में देखेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सर्वप्रथम न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या किया था? खोजा था। किसके अंदर? ऑर्चिड सेल के अंदर। ऑर्चिड की सेल में इसको खोजा था। किसने डिस्कवरी की थी इसकी? न्यूक्लियस की। केंद्रक को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। किसके अंदर डिस्कवरी की थी? ऑर्चिड सेल के अंदर। कब की थी? 1831 के अंदर की थी। तो ये क्या है? इसकी डिस्कवरी के बारे में है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि इसको नाम इसके लिए स्कैनिंग रिएजेंट जो न्यूक्लियस दिख रहा था, न्यूक्लियस माइक्रोस्कोप में इसी तरह से तो दिख नहीं जाएगा, विजिबल नहीं होगा हमारी आंखों से। सेल्स के अंदर विजिबल होगा न्यूक्लियस? नहीं होगा। उसके लिए हम यूज में लेते हैं एक स्टैनिंग डाई यूज में लेते हैं। एक डाई यूज में लेते हैं जो कि क्या करते हैं, उस डाई के ऊपर उस न्यूक्लियस के ऊपर वो डाई के लगाते हैं जिसकी वजह से हमें वो विजिबल हो पाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के लिए एक स्पेसिफिक डाई का यूज में किया गया था जो कि एल्किलाइन डाई है, एसिटोकार्बाइड। न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस की विजिबिलिटी के लिए, किसके लिए? न्यूक्लियस की विजिबिलिटी के लिए एल्किलाइन डाई एसिटोकार्बाइड का यूज में लिया जाए। न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इसके ऊपर डाई का यूज में लिया। वो डाई कौन सी है? एसिटोकार्बाइड। कौन सी है? एसिटोकार्बाइड डाई का यूज में लिया गया न्यूक्लियस की विजिबिलिटी के लिए। उसको न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कौन सी डाई का यूज में लिया गया? एसिटोकार्बाइड का यूज में लिया गया। अब ये क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है, यू क्रोमेटिन, हिट्रोक्रोमेटिन, उसकी डिस्कवरी किसने की? उसकी डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। किसने न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट है उसको किसने नाम दिया था? उसने इंट्रोड्यूस किया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को खोजा था, को इंट्रोड्यूस किया था। किसने? क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसको इंट्रोड्यूस किया था फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने दिया 1831 के अंदर। ऑर्चिड सेल के अंदर एक सेंटर मिला उसको कि हाँ ये एक स्ट्रक्चर है, उसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। और क्या दिया? विजिबिलिटी, इसकी विजिबल देखने के लिए उसको मतलब कि एसिटोकार्बाइड से उसको विजिबिलिटी मिली, मतलब कि एक डाई का यूज में लिया गया, उसका नाम है एसिटोकार्बाइड। न्यूक्लियस के लिए एक पर्टिकुलर डाई का यूज में लिया गया। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया? उसको इंट्रोड्यूस किया था फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और जो इसकी हेरिडेटरी रोल है, मतलब कि न्यूक्लियस को क्या कहा गया? कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो इस जो न्यूक्लियस डायरेक्ट करके जा रहा है, कंट्रोल करके जा रहा है सेल, तो इसकी
हेरिडिटरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हैमरलिंग ने। हैमरलिंग ने इसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाँ सारे जो सब कुछ है वो कौन करके जा रहा है, वो न्यूक्लियस करके जा रहा है। उसको सेल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। और उसके प्रूफ में क्या था, इसने प्रूव किया था किसके अंदर, एसिटाबुलेरिया के अंदर। हैमरलिंग ने क्या किया था, एसिटाबुलेरिया में न्यूक्लियस की हेरिडिटरी रोल को बताया। न्यूक्लियस की हेरिडिटरी रोल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या किया इसने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एसिटाबुलेरिया के अंदर। क्या किया था, न्यूक्लियस की हेरिडिटरी रोल को इंट्रोड्यूस किया था, किसने, हैमरलिंग ने। हैमरलिंग ने क्या किया, एसिटाबुलेरिया एक प्लांट है जिसकी न्यूक्लियस में हेरिडिटरी रोल को इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाँ न्यूक्लियस क्या शो करके जा रहा है, इसकी हेरिडिटरी रोल को शो करके जा रहा है। इसके अंदर दो प्लांट्स लिए थे इसने, एसिटाबुलेरिया के दो प्लांट्स लिए थे, एसिटाबुलेरिया क्रीनुलेटा, एसिटाबुलेरिया क्रीनुलेटा फर्स्ट लिया था। सेकंड क्या लिया था, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेंस। तो ये दो प्लांट, एक लिया इसने एसिटाबुलेरिया क्रीनुलेटा एंड एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेंस, ठीक है। तो इसने क्या किया, दोनों प्लांट को लिया और उसके अंदर क्या है, नीचे तो है राइजोइड्स, इस तरह के स्ट्रक्चर में नीचे था, इसके नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट था और यहाँ पर क्या था, स्टॉक प्रेजेंट था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। कैप, स्टॉक एंड राइजोइड्स प्रेजेंट था, कैप, स्टॉक एंड राइजोइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहाँ, राइजोइड्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेंस में क्या था, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर थी। कैप की स्ट्रक्चर, दोनों की कैप की स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, कैप की स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, बाकी सब सेम था। राइजोइड्स प्रेजेंट था, राइजोइड्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो इसने न्यूक्लियस के रोल को बताया, कैसे रोल को बताया उसने क्या किया कि यहाँ से एसिटाबुलेरिया क्रीनुलेटा को लिया और क्या किया, ऊपर के पोर्शन को कट कर दिया। ऊपर के पोर्शन को कट करने से क्या हुआ कि ये क्या हुआ, इसने वापस रीजनरेट कर लिया। जैसे कि बोलते हैं ना, रीजनरेशन क्या होता है, जैसे कि छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ कट जाती है, ठीक है। पूंछ कटने से क्या होता है, वो वापस रीजनरेट हो जाती है। उसी तरह से क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ, ऊपर के पोर्शन को कट करने से क्या हुआ, वापस वो प्लांट बन गया। फिर बाद में इसके अंदर उसने किया तो इसके ऊपर वापस किया, ऊपर के पोर्शन को कट किया न्यूक्लियस के थ्रू, वो प्लांट वापस जनरेट हो गया। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करके जा रहा है, इसको कंट्रोल करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, पूरे सेल्स को कंट्रोल करके जा रहा है। तो न्यूक्लियस का रोल बताया उसने। फिर बाद में उसने क्या किया, उसने ग्राफ्ट कर दिया, एक तो इसका राइजोइड ले लिया और इसका राइजोइड ले लिया, दोनों के राइजोइड को मिला के फिर बाद में उसने देखा कि क्या बनता है। उसने देखा कि इसका कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म होके प्लांट फॉर्मेशन, हेरिडिटरी प्लांट फॉर्मेशन। दोनों का राइजोइड को लिया, दोनों के न्यूक्लियस को लिया, दोनों के जेनेटिक मटेरियल को लिया, फिर बाद में उसने देखा कि कौन सा प्लांट फॉर्मेशन होता है, कि ये फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ये फॉर्मेशन हो रहा है। हुआ क्या, हुआ ये कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनके एक प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि क्या है, एक ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस हेरिडिटरी रोल को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, हेरिडिटरी रोल। तो इसने क्या किया, हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया में न्यूक्लियस की
हेरिडिटरी रोल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसके अंदर उसने 2 प्लांट लिए, पहले प्लांट को कट किया, वापस वो रीजनरेट हो गया, दूसरे को जब कट किया फिर वो वापस रीजनरेट हो गया। अगर नीचे से कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, वो नीचे वाला पोर्शन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊपर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? राइजोइड्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से उसने एक प्लांट पे डिस्कवर किया था एल्सिटाबुलेरिया, और न्यूक्लियस को क्या बताया था? हेरिडिटरी रोल बताया था। ठीक है, किसने बताया इसको? हैमरलिंग ने। हैमरलिंग ने इसकी हेरिडिटरी रोल को बताया। ठीक है, फिर बाद में ये हुआ कि किसी ने डिस्कवर किया, किसी ने ये बताया कि न्यूक्लियस कहाँ से जनरेट हो रहा है, किसी ने ये बताया कि न्यूक्लियस की जेनेसिस हो रही है, वो हो रही है प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस से हो रही है। मतलब कि पहले से जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसी से उसकी वापस सेल्स डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं इसको। तो वो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या हो रहा है? उसकी प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस, मतलब कि पहले से जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उससे न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये किसने बताया? ये बताया स्ट्रासबर्गर। क्या किसने बताया था? ये स्ट्रासबर्गर ने। न्यूक्लियस प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस से फॉर्म होता है। ये किसने बताया था? स्ट्रासबर्गर ने। क्या बताया? सेल्स डिवाइड होती है, सेल डिवीजन की फेज आती है, सेल डिवीजन की फेज आ रही है तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये न्यूक्लियस पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या बनाएगा? 2 न्यूक्लियस बनाएगा। फिर बाद में क्या बनाएगा? फिर साइटोकाइनेसिस होगा और इस तरह से डबल सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा ये। तो ये किसने बताया कि एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन उसके प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस से फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बताया था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, तो वापस हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल्स को किसने बताया। ठीक है, और हैमरलिंग का एक्सपेरिमेंट क्या है? सर्वप्रथम न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्चिड सेल्स के अंदर किया। ठीक है, फिर बाद में क्या है? न्यूक्लियस की डिविजिबिलिटी के लिए कौन सा? एसिटोकार्बाइन डाइगर यूज में दिया गया। ठीक है, और फ्लेमिंग ने क्या बताया? क्रोमेटिन को इंट्रोड्यूस किया। फिर हैमरलिंग ने क्या किया? एसिटाबुलेरिया के अंदर न्यूक्लियस की हेरिडिटरी रोल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि न्यूक्लियस क्या शो करके जा रहा है? हेरिडिटरी रोल प्रूव करके जा रहा है कि हेरिडिटरी रोल शो करके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसने किसमें? एसिटाबुलेरिया इन्यूलेटा और एसिटाबुलेरिया मिडिकेरेंस के अंदर इसने इसको डिस्कवर किया। फिर ये बताया स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया कि प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे हो रहा है? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की और कैसे की। ठीक है, और न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल। पूरे सेल्स के फंक्शंस को डायरेक्ट करके जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है? क्योंकि राइबोसोम कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। इसकी वजह से ये किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? यूकेरियोट्स में। न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसके अंदर राइबोसोम्स किसके अंदर बन रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहा गया? कंट्रोलर ऑफ सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल। सेल्स को डायरेक्ट करके जा रहा है या कंट्रोल करके जा रहा है।
लोजी जहाँ वर्ड जुड़ जाए, लोजी जहाँ वर्ड जुड़ जाए इसका मतलब क्या है, स्टडी करना। और न्यूक्लियस का वर्ड नाम दिया कैरियो। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और लोजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो न्यूक्लियस की स्टडी करने को नाम दिया गया क्या, कैरियोलॉजी। ठीक है, तो कैरियोलॉजी का क्या होता है, स्टडी करना, न्यूक्लियस की स्टडी करना मतलब कि कैरियोलॉजी। यह क्या करता है, साइटोप्लाज्म से कवर रहता है। न्यूक्लियस क्या है, सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म से कवर रहता है, साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ रहता है, साइटोप्लाज्म से कवर रहता है। स्ट्रक्चर के बारे में हम बता रहे हैं, इसकी साइटोप्लाज्म में कवर रहता है। और जो सेल डिवीजन, इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट, क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन का टाइम आएगा, मतलब कि सेल्स डिवाइड होने लगेंगे, तब क्या करेंगे, वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे, कंडेंस्ड होके, इस तरह से कंडेंस्ड होके क्या फॉर्म कर लेंगे, क्रोमोसोम्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये लिखते हैं, ये है साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। इससे घिरा रहता है, साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब आप देखते हैं कि इसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। किसी किसी सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं एन्यूक्लिएटेड सेल। किसी किसी में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, मतलब कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर किसी में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको नाम देंगे बाइन्यूक्लिएटेड सेल। अगर किसी में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको नाम देंगे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। तो ये सारे न्यूक्लियस मतलब कि बहुत, ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि किसी में ज़्यादा प्रेजेंट है, किसी में एक ही प्रेजेंट है, किसी में दो प्रेजेंट है, किसी में एब्सेंट है। ठीक है, तो इसकी अक्रेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है और इसके नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अक्रेंस में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है, चार चीजों से मिलकर बना होता है, तो चारों उसमें प्रेजेंट रहती है। तो यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोलस उसमें प्रेजेंट है, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। उसके क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर एब्सेंट रहती है। तो वो क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या बोला, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोला। तो यूकैरियोट्स में कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कौन सा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, तो एक्सेप्शन देखते हैं हम कि न्यूक्लियस कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है। आरबीसी में रेड ब्लड कार्पसेल्स, ये तो सबका एक्सेप्शन है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सारी सेल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर एब्सेंट है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। ठीक है, तो आरबीसी को मान लो कि ये एक्सेप्शन है किसका, न्यूक्लियस का और सारी सेल ऑर्गेनेलिस का। तो रेड ब्लड कार्पसेल्स इसमें क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के अंदर, जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट रहती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है।
सा? सीड ट्यूब ऑफ फ्लोएम। जाइलम में फ्लोएम डिवाइडेड रहता है, इसके अंदर सीड ट्यूब्स रहती है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। और जाइलम के अंदर भी न्यूक्लियस क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। जाइलम की ट्रैक्यूट्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम। प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स का एग्जांपल है, सीड ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और जाइलम के ट्रैक्यूट्स और वेसल्स के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का एक्सेप्शन है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गया आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियस होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, माइटोटिक एंड इंटरफेस। माइटोटिक न्यूक्लियस क्या है? जब सेल्स की डिवाइड होने की टाइम आए, सेल्स डिवाइड होने वाली है, तो क्या हो गया? उसको बोलेंगे माइटोटिक न्यूक्लियस। लेकिन सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रही है, उसमें डिवीजन नहीं है अभी, तो अभी डिवीजन नहीं है, अभी डिवीजन उसमें एब्सेंट है, सेल डिवीजन नहीं है, रेस्टिंग फेज के अंदर है, ठीक है। तो उस न्यूक्लियस को बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरफेस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को दो में डिवाइड किया गया है, एक होता है कौन सा? माइटोटिक न्यूक्लियस, और कौन सा होता है? इंटरफेस न्यूक्लियस। माइटोटिक न्यूक्लियस एंड इंटरफेस न्यूक्लियस। माइटोटिक न्यूक्लियस कौन सा होता है? माइटोटिक न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर सेल्स डिवीजन का टाइम आता है, सेल्स डिवाइड कर रही है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स में चेंज होंगे, तो क्या होगा? वो न्यूक्लियस होगा माइटोटिक न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुए, वो अपनी रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रही है, तो उस न्यूक्लियस को बोलेंगे इंटरफेजिक न्यूक्लियस। कौन सा? इंटरफेजिक न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस रेस्टिंग फेज के अंदर, इसमें रेस्टिंग फेज में रहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इसकी अक्रेंस के बारे में कि न्यूक्लियस को क्या क्या कहा गया और इसकी कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये पढ़ा कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्या क्या कहा गया? क्या कहा गया? कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या बोला? कैरियोलॉजी, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है, इससे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य से ये घिरा रहता है, ठीक है। और अक्रेंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? यूकैरियोट्स में इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। आरबीसी में तो इसका एक्सेप्शन है ही, आरबीसी में ये क्या रहेगा? एब्सेंट ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि आरबीसी के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहती है, ठीक है। और न्यूक्लियस को दो में डिवाइड किया गया, माइटोटिक न्यूक्लियस और इंटरफेजिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, इसके नंबर के बारे में, न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में कि न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको कितने में क्लासिफाई किया गया है? चार क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एन्यूक्लियोटेड, यूनिन्यूक्लियोटेड, बाइन्यूक्लियोटेड एंड मल्टीन्यूक्लियोटेड, ठीक है। इस अकॉर्डिंग न्यूक्लियस को नंबर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। एन्यूक्लियोटेड मतलब कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसका एग्जांपल क्या होगा? आरबीसी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसके नंबर के बारे में हम देखते हैं, इसके नंबर के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें एन्यूक्लियोटेड बोलेंगे, एन्यूक्लियोटेड किसको बोला है? जिसके अंदर न्यूक्लियस एक भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, मतलब कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। एग्जांपल लिखते हैं इसके अंदर आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। सेकंड हम देखते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कि यूनिन्यूक्लियोटेड, जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसका हम एग्जांपल देखते हैं यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एन्यूक्लिएटेड आरबीसी जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट। थर्ड देखते हैं बाइन्यूक्लिएटेड। बाइन्यूक्लिएटेड में क्या है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। एक की साइज कम होती है, एक की ज्यादा होती है। एक क्या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है और एक बाकी एक्टिविटी को करता है। तो ये क्या है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोला, बाइन्यूक्लिएटेड। फोर्थ है मल्टीन्यूक्लिएटेड, मोर देन वन, दो से भी ज्यादा न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड में हम क्या देखते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड अगर एनिमल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंचाइन, सिंसाइटियल। ठीक है, तो इसका वर्ड स्पेसिफिक वर्ड नाम दिया गया अगर बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, और मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब कि उपकला, किसकी उपकला, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस के अंदर एपिडर्मिस सेल है, इसके अंदर एस्केरिस में उपकला कोशिका। उपकला कोशिका के अंदर एस्केरिस की उपकला कोशिका मतलब कि इसकी एपिडर्मल सेल्स के अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट है। मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, कि इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ना बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो। सपोज इस तरह से सेल्स डिवाइड होती है, ये सेल एक न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बाद में सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मली क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब कि नॉर्मली ये होता है कि इस तरह से सेल्स मेम्ब्रेन में डिवाइड हो जाती है और साइटोकाइनेसिस से दो न्यूक्लियस, दो सेल्स बने, दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, मतलब कि सेल्स डिवाइड नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, दो बना, फिर दो से चार बना, फिर चार से आठ बना। तो इस तरह से क्या है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के अंदर आता जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, मतलब कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा, मतलब कि सेल्स डिवाइड नहीं हो पा रही। क्या डिवाइड नहीं हो पा रही, सेल्स डिवाइड नहीं हो रही है। न्यूक्लियस डिवाइड हो पा रहा है लेकिन सेल्स डिवाइड नहीं हो रही है, सेल्स का डिवीजन एब्सेंट है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर के बेसिस पे हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या है, इसकी लोकेशन देखते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहता है। सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, बीच में प्रेजेंट रहता है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर ये पेरिफेरी पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, पेरिफेरी पे आ जाता है, मतलब कि ये सेल है, न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, बाकी की जगह पे ये क्या रहेगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, पेरिफेरी में क्यों आया ये, क्योंकि इसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स की साइज ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स की साइज ज्यादा होती है। वैक्यूल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ जाएगा। यॉर्क अगर यॉर्क ज्यादा प्रेजेंट होगा, किसी सेल्स के अंदर क्या होगा, यॉर्क ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो इसकी न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा
कि अगर यॉर्क ज्यादा है तो न्यूक्लियस की साइज कम होगी, अगर यॉर्क कम है तो न्यूक्लियस की साइज ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? कुछ सेल्स में यॉर्क ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ जाता है। यॉर्क प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर इसमें बहुत सारा यॉर्क प्रेजेंट है। यॉर्क प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस सेंटर में था और पेरिफेरी पे आ गया, मतलब कि बाहर की तरफ आ गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? यॉर्क की प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर यॉर्क ज्यादा प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लोकेशन। लोकेशन में ग्लैंडुलर सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स है, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस बेस में रहता है, नीचे की तरफ रहता है। कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहता है। तो ये क्या है? इसकी लोकेशन है हर सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर में रहेगा, प्लांट सेल्स के अंदर भी ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि पेरिफेरी पे आ जाएगा। क्यों? वैक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर क्या होता है? ये बेस में चला जाता है। अगर जिस सेल्स के अंदर यॉर्क ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या होगा? न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पेरिफेरी पे चला जाएगा। तो ये क्या है? इसकी लोकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी शेप। शेप क्या होती है इसकी? अलग अलग शेप होती है। किसी में किडनी शेप है, किसी में होर्स शू शेप है, किसी में स्पाइरल है, किसी में राउंडेड शेप है, किसी में लॉग लाइक स्ट्रक्चर शेप है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस की शेप क्या होती है? वैरी करती है। न्यूक्लियस की शेप क्या करती है? वैरी करती है। किसी में स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसी में क्या है? लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर ये क्या है? सेल की साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ही साइज किसका? न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। अगर सेल की साइज कम है तो न्यूक्लियस की साइज भी क्या होगी? कम होगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं इसकी शेप के ऊपर। वैरी करती है सब में, क्या करती है? वैरी करती है, सब में चेंजेस शेप होती है इसकी। ठीक है, किसी में क्या हो सकती है? राउंड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, लोब शेप हो सकती है और होर्स शू शेप हो सकती है। इस तरह से क्या है? न्यूक्लियस की शेप क्या कर रही है? वैरी कर रही है। किसी सेल में कौन सी शेप है, किसी सेल में कौन सी शेप है। ठीक है, तो ट्राइलॉब मतलब कि ट्राइलॉब कैसे होता है? इस तरह से 3 लॉब्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है न्यूट्रोफिल्स से। न्यूट्रोफिल्स में कैसी शेप प्रेजेंट रहती है? ट्राइलॉब, 3 लॉब्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, किडनी शेप, किडनी शेप किस तरह से होती है? इस तरह से। ठीक है, किडनी शेप होती है इस तरह से, इस तरह की शेप होती है किडनी की। तो ये क्या है? किडनी शेप किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। पैरामीशियम के मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसकी साइज शेप कैसे रहेगी? किडनी शेप रहेगी। तो ये क्या है? सब में वैरी कर रहा है इसकी शेप। और क्या है? ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स क्या रहती है? ब्रांच रहती है। ब्रांच सेल्स कैसे रहती है? किसमें रहती है? ग्लैंड सेल्स के अंदर रहती है। ठीक है, होर्स शू सेल, होर्स शू सेल किसके अंदर रहती है? बॉडी सेल, बॉडी सेल के अंदर। तो ये क्या है कि हर सेल्स के अंदर सभी बहुत से एकदम ये पर्टिकुलर शेप नहीं है कि सब में शेप राउंडेड ही रहे। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस की शेप राउंडेड शेप में रहे। ये क्या है? सब में अलग अलग भी हो सकती है। किसी में क्या है? ट्राइलॉब हो गई, न्यूट्रोफिल्स में किडनी शेप हो गई, हॉर्स शू शेप हो गई, ब्रांच रह गया। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी शेप क्या है? वैरी कर रही है। जरूरी नहीं है कि वो राउंडेड या फिर स्फेरिकल शेप की हो न्यूक्लियस की। क्या है? चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चेंजेस है न्यूक्लियस की शेप के अंदर। अब हम देखते हैं इसकी साइज के बारे में।
न्यूक्लियस के साइज के बारे में। तो इसकी साइज क्या है? एस स्थिर रहती है। एक पर्टिकुलर साइज नहीं है इसकी साइज एस स्थिर रहती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है साइटोप्लाज्म के अमाउंट पे, डिपेंड करती है साइटोप्लाज्म के अमाउंट पे। जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म का अमाउंट होगा उतना क्या होगा? न्यूक्लियस की साइज होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करती है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया था, रिलेशन दिया था, किसने? आर हर्टविग ने। आर हर्टविग ने न्यूक्लियस की साइज के ऊपर रिलेशन दिया था। मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट है उसके ऊपर, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका कंटेंट है, उन दोनों के बीच में उसने एक रिलेशन दिया था। किसने? आर हर्टविग ने। आर हर्टविग ने क्या किया था? एक रिलेशन दिया था न्यूक्लियर के वॉल्यूम का और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम का। इसने न्यूक्लियर वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म वॉल्यूम पर रिलेशन दिया। अब ये क्या है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या है? जो न्यूक्लियस है, सेल है, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम प्रेजेंट है उसके ऊपर और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में उसने क्या किया? इन दोनों के बीच में इसको रिलेट करके एक फॉर्मूला दिया। किसका दिया? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। किसका दिया था? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स पे इसने क्या बताया था? न्यूक्लियर वॉल्यूम और साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम को क्या किया था? इसने रिलेट किया था और एक फॉर्मूला बताया, उसका नाम है Vn/Vc - Vn। अब ये Vn क्या है? Vn है वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम Vn, और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है? Vc। तो इस तरह से इसने क्या किया? रिलेट करके बताया कि इसको नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। मतलब कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम में से न्यूक्लियोप्लाज्मिक वॉल्यूम निकाल देते हैं। साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है उसके अंदर से न्यूक्लियोप्लाज्मिक वॉल्यूम निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें से इसको क्या किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया। तो इस तरह से इसने एक फॉर्मूला दिया जिसको रिलेट किया किससे? न्यूक्लियर वॉल्यूम और साइटोप्लाज्मिक की वॉल्यूम से रिलेट किया और इसके साइज के बारे में बताया। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइटोप्लाज्म के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये साइटोप्लाज्म का अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर साइटोप्लाज्म का अमाउंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस की साइज। न्यूक्लियस की साइज किस पर डिपेंड कर रही है? साइटोप्लाज्म के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए इसने क्या रिलेशन दे दिया? न्यूक्लियर वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म वॉल्यूम को रिलेट करके एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला दिया। ठीक है, क्या बताया इसने? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बताया। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बताया इसने। अब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? जो सेल का न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डीएनए के अमाउंट पे। डीएनए का अमाउंट ज्यादा होगा, क्रोमोसोम्स का अमाउंट ज्यादा होगा, तो क्या होगा? न्यूक्लियस की साइज भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और इसके अंदर अगर डीएनए का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस की साइज भी क्या होगी? स्मॉल होगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएनए के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। डीएनए के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हैप्लॉइड सेल, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस की साइज स्मॉल होगी एज कंपेयर टू डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड सेल टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स।
ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस की साइज ज्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई ट्रिप्लॉइड है तो उसके अंदर न्यूक्लियस की साइज उससे भी ज्यादा होगी। अगर कोई टेट्राप्लॉइड सेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी साइज। तो ये क्या है, इसके डीएनए के अमाउंट और क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है इसकी साइज, न्यूक्लियस की साइज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, कि किस किस से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियस किससे, इसके देखेंगे केमिकल कंपोजिशन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है इसका। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स कितना प्रेजेंट है, 80% प्रोटीन प्रेजेंट है। अमाउंट कितना है, 80% तो प्रोटीन्स का अमाउंट है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन सा 65%, जिसके अंदर से 65% वो होगा एसिडिक, और जो बाकी बचा हुआ होगा, ठीक है, बाकी बचा हुआ 15% जो प्रोटीन है वो कितना है, नॉन हिस्टोन, मतलब कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स का अमाउंट 80%, 80% में भी 65% कौन सा है, एसिडिक है, न्यूट्रल है। ठीक है, और 15% किसका है, बेसिक प्रोटीन्स का है, हिस्टोन प्रोटीन्स। 15% किसका है, बेसिक प्रोटीन का है, और बाकी का एसिडिक, न्यूट्रल, बाकी के प्रोटीन्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं वो 65% प्रेजेंट है, और 15% इसका किसका है, स्टोन प्रोटीन का है, बेसिक प्रोटीन का है। तो इसमें क्या है, 80% इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। लिपिड्स में क्या है, 3% इसका लिपिड्स प्रेजेंट रहता है। लिपिड्स का अमाउंट इसके अंदर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट ज्यादा होगा, डीएनए का अमाउंट 12% डीएनए प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, 5% आरएनए प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकता है आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो भी हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन बाइंडेड प्रोटीन है, वो जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो भी जिसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो भी प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शन करके जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बना। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होके जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर होके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रेप्लिकेशन होके जा रहा है, तो रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। और मिनरल्स, मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बाइकैटाइन आयन, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। सोडियम प्रेजेंट रहता है, और K+ बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए जो भी यूज में आने वाले प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स हैं वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितने प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसके बारे में है। ठीक है, 80% प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर 15% तो कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन्स का है, जो कि किससे रहता है, डीएनए से बाउंडेड रहता है। ये डीएनए है,
डीएनए के कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कौन रहता है? स्टॉर्म प्रोटीन्स। और क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम का मॉडल बनाता है। किसका मॉडल बनाता है? न्यूक्लियोसोम का मॉडल बनाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रोल के बारे में, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा होता है, न्यूक्लियोलस कैसा होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, आज हमारा ये कंप्लीट हुआ न्यूक्लियस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।